नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा होने जा रही है और इस विषय को नाम मैं जो देना चाहता हूं, जो इसका नामाकरण करूंगा मैं, वो रहेगा कि सबसे आवश्यक बुनियाद। अब ये बुनियाद के अराउंड मैं कुछ बातें आपसे करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा था कि संदीप महेश्वरी जी का जो स्टूडियो है उसका शटर डाउन हो चुका है और इसका जो कारण है वो ये था कि इमेजेस बाजार का जो स्टार्ट है, मतलब जो एडोबी है, जो उनका कंटेंडर है, जो कंपटीशन है इंडिया में, सबसे बड़ा जो कंपटीशन है वो एडोबी है उनका। वो एआई ले आए। उसके चक्कर में क्या हुआ कि अब आप जैसे कैडबरी है, उसको इमेजेस चाहिए तो वो जाके वहाँ पे टाइप करेगा, एआई से जनरेट हो जाएगी। तो क्या हुआ, इमेजेस बाजार जो है वो डाउन हो गया और उसकी जो सेल है बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है। तो जब 2023 आया था, चैट जीपीटी आया था, तो उस वक्त सर की जो सेल गई है एक साल की, वो नेट मार्जिन जो सर का बचा था वो 44 लाख रुपए बचा था, यानी 45 लाख रुपए लास्ट ईयर की सेल थी, विच इज़ वेरी वेरी लेस। बिकॉज 45 लाख मतलब हो गया आप कमा रहे हो अराउंड 4 लाख रुपए, 3.5 से 4 लाख रुपए महीना आप कमा रहे हो। और इसी वजह से वो जो पॉडकास्ट आया था, उनका जो वीडियो आया था लास्ट ईयर की, देखो पीछे इमेज है, उसमें एक लड़की बनी हुई थी, कह रहे थे बताओ ये सत्य है या असत्य है। तो वो इसी वजह से आया था, बिकॉज उस वक्त जो सेल्स थी बहुत तरीके डिटोरिएट होता, और 2024 में इतनी बुरी तरीके से सेल डिटोरिएट हो गई कि सर ने कहा कि भैया ये जो 1-1.5 लाख रुपए का मैं स्टूडियो खर्चा करता हूँ, भाई उनके कम से कम 15 तो बाउंसर है वहाँ पे, 15 बाउंसर वहाँ पे रहते हैं, और उनकी जो कैमरा टीम है वो अलग है, उसका पैसा, खाना पीना आता है उसका पैसा सबके लिए, ठीक है, स्टूडियो का जो रेंट है उसका पैसा, इलेक्ट्रिसिटी उसका पैसा। अग्रवाल मॉल जो है उसमें अगर आप ऐसे स्टूडियोज रेंट करते हो तो कम से कम नहीं तो 90,000 से 1,20,000 के बीच में रेंट होगा। 150%, 150%, क्योंकि वो मॉल एरिया है। क्योंकि जब यहाँ जो मेरा घर है जहाँ पे मैं नोएडा में रहता था, नीचे अगर आप एक पान की दुकान रेंट करते हो ना तो 30,000 रुपीज़ की दुकान मिलती है, वो पान की दुकान। और अगर आप वहाँ पे एक बड़ा करते हो, जैसे पिज़्ज़ा डोमिनोज खोलना है आपको, उसके लिए आपने स्पेस करा, तो आपका पड़ेगा 60 से 70 हज़ार रुपये। तो जब नोएडा जैसे क्षेत्र में जहां पे मॉल नहीं है, कुछ नहीं है, उसके सोसाइटी के नीचे इतना, अग्रवाल हाउस का क्या रैंकिंग होगी आप जाके देख सकते हो, 1-1.5 लाख रुपए का अवेलेबिलिटी होगी। तो मैंने आपसे कहा था कि सर का वो स्टूडियो जो बंद हो गया, अब ये कोई खुशी की बात नहीं मेरे लिए। मुझे खुशी क्यों होती है, मैं आपको बताऊं क्यों। जब भी मैं कुछ एंटीसिपेट करता हूं तो ये साबित होता है कि आई एम अ गुड पैटर्न रीडर, और जब ये साबित होता है कि मैं एक अच्छा पैटर्न रीडर, तो ये साबित होता है कि मेरी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो ये साबित होता है कि अगर मैं इंटेलेक्चुअली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं, अगर मैं किसी पर्सन का पैटर्न पढ़ के, एक बहुत बड़े मार्केटर है डैन कैनेडी, कभी उनके बारे में सर्च करिएगा। मार्केटिंग जब मैं सीख रहा था तो उसमें एक बात कही थी कि अ बायर इज अ बायर इज अ बायर। मतलब क्या, एक खरीदार एक खरीदार एक खरीदार, और अ नॉन बायर इज अ नॉन बायर इज अ नॉन बायर। एक नॉन बायर जो है नॉन बायर है, नॉन बायर है, नॉन बायर है, और एक ड्रैगर इज अ ड्रैगर इज अ ड्रैगर। अगर कोई ड्रैग कर रहा है तो ड्रैग कर रहा है, ड्रैग कर रहा है। मतलब 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो आपका सामान खरीदेंगे एक बार नहीं, बार बार।
अगर किसी ने कुछ खरीदा आपका तो बार बार खरीदेगा, उसको पसंद आया तो। जैसे अमेजॉन है, सिंपल सा एग्जांपल है। अमेजॉन के आप लोग बायर इज अ बायर हो। फ्लिपकार्ट के आप लोग बायर इज अ बायर हो। कम खरीदते हो फ्लिपकार्ट से, बट अमेजॉन से ज़्यादा खरीदते हो। मिंत्रा, नाइका, एजियोस, जहाँ से भी आप खरीदते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप पहली बार आपने मिंत्रा से शॉप करी, तो अब आप वहाँ रुकोगे नहीं, अब बार बार आप मिंत्रा से खरीदोगे। जब मैंने पहली बार मिंत्रा से लीवाइस की जीन्स खरीदी, मैंने एक लीवाइस की सेल चल रही थी, तो 3000 की पैंट मेरे को 1100 में मिल रही थी। तो मैंने कहा अच्छा ऑफर है, खरीद लेता हूँ। अब 1100 की लीवाइस की पैंट मंगा ली हमने। अब जो पैंट मंगाई तो मैंने कहा यार इनका तो काम अच्छा है। फिर मैंने अगली बार भी वहीं से ऑफर किया। तो मुझे समझ में आया कि बायर इज अ बायर। अगर किसी को कुछ पसंद आता है ना आपका, तो बार बार खरीदेगा, बार बार खरीदेगा। अब सदगुरु एक्सक्लूसिव जब मैंने लिया था, तो सदगुरु जी को मैंने काफी अच्छे से ऑब्जर्व किया है, उनसे सीखा है। एक चीज मैंने हमेशा नोट करी है कि एनीवे चलिए वो छोड़िए। तो मैंने सदगुरु एक्सक्लूसिव लिया। जब सदगुरु एक्सक्लूसिव मैंने लिया, तो मैं उसका बार बार प्रीमियम देता था। 100 रुपए का प्रीमियम है, तो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक मैं प्रीमियम देता रहा। फिर मैंने इसको स्टॉप कर दिया क्योंकि चीजें रिपीट हो रही थी। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैंने किसी को चूसा तभी तक चूसा जब तक वो रिपीट मोड पे नहीं जाता है। यानी उसकी ग्रोथ रुक चुकी है, वो उतना ही पढ़ा है, उतना ही वो रिपीट कर रहा जाके। अगर ग्रोथ हो रही होती तो आप आगे बताते, कुछ बताते कि नहीं बताते। तो नहीं हो रही तो रोक दिया मैंने। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी की तरह डिग्रेड नहीं कर रहा हूं या डिमीन नहीं कर रहा हूं सदगुरु को। मैं कह रहा हूं कि कुछ नया नहीं है बस। और कुछ नया नहीं है तो इसको चाहे कड़वा बोलो चाहे मीठा बोलो, कुछ नया अगर आप नहीं बता रहे हो अपनी बातों में, तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो। तो वो चीज थी। आप जितने भी गुरु को सुन लो, आप देखोगे कि एक पॉइंट के बाद जाके वो चीजें रिपीट करने लगते हैं, वही सेम चीज घुमा फिरा के। क्योंकि उनके पास चक्कर क्या है ना कि वो डिजायर में चले गए या फिर इंटरेस्ट लूज हो गया। अब आप लोग के लिए एज अ जनता, एज अ पर्सन, हो सकता है जितनी सदगुरु ने इंफॉर्मेशन आज तक दी है आपको, अगर उतनी ही आप सिर्फ एब्जॉर्ब कर पाओ, उसको इंप्लाई कर पाओ, तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। बट मेरा जो उद्देश्य है वो अपना जीवन बेहतर करना नहीं है स्पिरिचुअलिटी में। वो तो मेरा बहुत पहले हो चुका है। मेरा जो उद्देश्य है वो है वृद्धि। क्योंकि मैं रिसर्च पर्पस से इसको देख रहा हूं। रिसर्च पर्पस, मेरा जो एजेंडा है वो अलग एजेंडा है। इनका एजेंडा है लोगों के जीवन को बेहतर करना। मेरा वो एजेंडा ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं वो करने लग गया तो मेरा कंट्रोल खो दिया मैंने अपने ऊपर। मैंने कंट्रोल दे दिया लोगों के हाथ में। अब अगर वो सुधरे तो मैं खुश, अगर वो बिगड़े तो मैं गुस्सा। तो इसलिए ये मेरा उद्देश्य ही नहीं है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो बायर इज अ बायर, ये चीज हमेशा याद रखिए। तो जैसे मैं इंटेलेक्चुअली एंटिसिपेट करता हूं, तो मुझे मजा नहीं आता कि सर का स्टूडियो बंद हो रहा है। अब देखिए, हो सकता है बंद ना भी हुआ हो, लेकिन 2-3% मेरे को नहीं लगता कि 97% लगता बंद हो गया। तो मुझे उससे कोई खुशी नहीं मिलती कि अरे इनके साथ बुरा हो गया। आप लोगों को हो सकता है ये इंटरप्रिटेशन हो, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं इसको। मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि मैं इंटेलेक्चुअली एंटिसिपेट कर पा रहा हूं, यानी फ्यूचर को इंटेलेक्चुअली। इंट्यूशन बेस्ड नहीं है। इंट्यूशन जो होती है ना दोस्तों, कि अभी मुझे लग रहा है ये होगा, ये इंट्यूशन है, यानी सिक्स सेंस एक तरीके से बीच में ला दिया आपने। ऐसा नहीं है, वो भी होता है, लेकिन उसका कंट्रोल, उसका नियंत्रण जो है वो सृष्टि ने हमें नहीं दे रखा।
सृष्टि ने हमें कंट्रोल किसका दे रखा है? बुद्धि का। और बुद्धि को अगर आप एक पॉइंट पे लाके तर्कवाद से ले जाते हो, तर्कशीलता उसकी बढ़ाते चले जाते हो, यानी लॉजिक करने की जो क्षमता है वो अगर उस बुद्धि की बढ़ाते चले जाओगे तो एक पॉइंट आएगा जब आप देखोगे कि आप लोगों को बिना जाने हुए लोगों को जान जाओगे। बिकॉज बुद्धि जब अच्छे से यूज होती है तो ऑटोमेटिकली स्वचलित ये है कि आप इस चीज को डिस्कवर कर लोगे कि यूनिवर्स पैटर्न में काम करता है। और एक बार आपने किसी चीज का पैटर्न पकड़ लिया, पकड़ना आना चाहिए, तो आप एंटिसिपेट कर पाओगे। और इसी से एक उदाहरण देता हूं। एक उदाहरण है, इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये एक पैटर्न है। शुरू से हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है, ये एक पैटर्न है। तो जो व्यक्ति अपने पैटर्न्स को पढ़ सकता है, लोगों के पैटर्न्स को पढ़ सकता है, दुनिया के पैटर्न्स को पढ़ सकता है, वो आदमी तर्कवाद में पीएचडी कर चुका है। मैंने चालू किया था आज से 8 साल पहले बेसिक पे। इसमें इतनी लेयर्स है दोस्तों कि आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा, 6ठी कक्षा, 7वीं कक्षा, 9वीं 10वीं कक्षा, 11वीं 12वीं, बीए, एमए, फिर पीएचडी। तो जब मैंने चालू किया था तो मैं नर्सरी में था। लेकिन ये लोग, जितने भी लोग थे, इन्होंने क्यों चालू किया? जिससे आप अपने जीवन को बेहतर कर सकें। मेरा उद्देश्य भी बेहतर करना था। लेकिन जब जैसे आगे बढ़ता गया, 6ठी, 7वीं, 8वीं में आया, तो मैंने कहा ये तो कंप्लीट हो चुका है। मैंने कहा ये तो खत्म हो चुका। मैं ब्रह्मांड हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं जानवर हूं, मैं धरती हूं, मैं जल हूं, मैं अग्नि हूं, मैं वायु हूं, मैं आकाश हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये सब 8वें लेवल की बातें। यानी 7वें 8वें लेवल पे कक्षा में आपको समझ में आ जाएगा मैं कौन हूं। मैं कौन हूं बहुत आसान है जानना, पर उसको अपने प्रारब्ध में घुसाना, उसको अपने सांशित मन में घुसाना, अवचेतन मन में घुसाना, थोड़ा प्रैक्टिस टाइम लगता है। इट इज लाइक अ मसल। धीरे धीरे आप जिम जाओगे, धीरे धीरे आपकी मसल बढ़ेगी। जिम छोड़ दिया तो मसल गिर जाएगी। तो ये मत सोचो कि आज मेरे को समझ में आ चुका है तो मैं वापस मनुष्य के लेवल पे नहीं आ सकता, यानी तामसिक लेवल पे नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है। अगर मैं आज जिम करना बंद कर दूं तो मसल मेरी वापस वैसे ही हो जाएगी। हाँ, एक चीज होती है कि अगर आपने किसी चीज को प्रैक्टिस कर रखा और दोबारा आप स्टार्ट करते हो तो उतना टाइम नहीं लगेगा आपको वापस पहुंचने में। ये है। और यही सेम चीज गायन में भी है, रियाज में भी है। जब आप रियाज करते हैं तो आप 10 साल रियाज करने के बाद रियाज छोड़ दे तो आपको वापस 10 साल नहीं करना पड़ेगा, आपको 1 साल करना पड़ेगा 10 साल का वापस लाने के लिए। ठीक है, तो अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो इंटेलेक्चुअल एंटिसिपेशन एक ऐसी चीज है जो पिछले 3 साल से मैं अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा हूं और पैटर्न पढ़ के समझ में आता है। आप देखिए, इन्होंने स्टूडियो चेंज किया, आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि चलो सेटअप चेंज हुआ। फिर मैंने पूछा सेटअप चेंज क्यों हुआ है, अपने मन से पूछा। फिर एक इनका जो बिजनेस का चल रहा था वो भी मेरे माइंड में चल रहा था। मुझे ये सब कनेक्ट करके आपस में एक कंक्लूजन पे मैं उतरा। हो सकता है, अभी मैं सर्टन नहीं हूं, हो सकता है कि अब दूसरा वीडियो आया तो मैं सर्टन थोड़ा बढ़ाया, मैंने सर्टनिटी अपनी। अब अगर 1-1.5 हफ्ते 1 महीने तक यही चलेगा, यही जो सेटअप इनका यही चलता है, तो समझ जाओ कि स्टूडियो बंद हो चुका है। अब इसमें मुझे कोई मतलब नहीं कि उनका स्टूडियो चालू हो या स्टूडियो बंद हो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। मुझे अपनी इंटेलेक्चुअल एंटिसिपेशन में खुशी होती है। मुझे यह पता चलता है कि मैं पैटर्न रीडर अच्छा हूं। तो आपको वर्ल्ड्स बेस्ट पैटर्न रीडर बनना है और पहले तो आपको यही समझना है कि यूनिवर्स पैटर्न में काम करता है। पहले तो आपको ऑब्जर्व करना है कि यूनिवर्स में पैटर्न्स हैं। और ये जो आत्मज्ञान की बातें हैं, ये 8वें लेवल की बातें हैं, 8वें लेवल। ऑल्दो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं नहीं कह रहा हूं कि दैट इज नॉट द मोस्ट, बिकॉज सी, अभी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं,
उनसे मेरी बात हो रही थी उस दिन, वो आई भी थी, विजडम नॉलेज नाम है उनका, ठीक है। अब इनसे काफी टाइम से मैं बात कर रहा हूं, कई लोग और भी हैं, डेडिकेटेड लोग हैं, 4-5 स्टूडेंट्स और भी हैं जो काफी डेडिकेटेड हैं, तो मैं उनसे बात करता हूं। जो डेडिकेटेड लोग होते हैं ना, उनका नाम मेरे जहन में हमेशा रहेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर लाखों लोगों को भी सुधार दूं, लाखों लोगों को भी अपना ज्ञान दे दूं, जितने भी ज्ञान है, उसमें से कुछ 10 या 15 ही लोग होंगे जो एक्चुअली समझ पाएंगे या कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, या प्रैक्टिस कर पाएंगे, या उनको एक्चुअली उत्तेजना होती है। इन लोगों को उत्तेजना होती है कि सर ने ये बताया है, अब मुझे ये नहीं पता था, सर ने ये बता दिया, अब मुझे फॉलो करना है, या फॉलो भी नहीं करना है तो एटलीस्ट मेरा जो कंफ्यूजन तो क्लियर हुआ, एटलीस्ट सीकिंग तो है। तो इन्होंने एक बात कही कि अब मैं ना अपनी 30 साल के बाद मैं अपना मेडिटेशन करती हूं और आत्मज्ञान की नॉलेज लेती जा रही हूं, पर मैं पढ़ाई भी कर रही हूं, और इसका कारण आप हैं, यानी चैलेंज सफरिंग आपसे सीखा मैंने। देखिए कितनी अच्छी चीज है कि एक गुरु को जब यह दिखता है कि कोई स्टूडेंट एक्चुअली शिद्दत से उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो उसको एक गुरु, एज अ गुरु उसको नोट करना चाहिए उसको। तो मुझे समझ में आ जाता है जब आप मेरे किसी भी सिखाई हुई शिक्षा को एक दूसरे जीवन के दूसरे संदर्भों में अप्लाई कर पाते हैं। मैंने आपसे चैलेंज सफरिंग के बारे में क्या बात करी? मैंने आपसे यह बात करी चैलेंज सफरिंग के बारे में कि चैलेंज चाहिए आपको हमेशा आत्मज्ञान के बाद। लेकिन पूरा का पूरा यूट्यूब की जो आपकी ये गुरुज हैं, जितने भी यूट्यूब गुरुज हैं, या आपको आत्मज्ञान दिलाने में लगे हुए हैं, जबकि आत्मज्ञान दिलाने के बाद क्या होता है उसके बारे में तो बात ही नहीं करते। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि लॉ ऑफ डुअलिटी एम्प्लाइड है इस पे, कि अगर सुख है तो दुख भी है, आप सुख दुख से ऊपर नहीं जा सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, विजडम नॉलेज जो सब्सक्राइबर हैं, ये अपना पढ़ाई करने लगे। वैसे मैंने क्या किया, जब मैंने 8वीं पास करी आत्मज्ञान में, यानी जब मुझे पता चला कि जब मुझे समझ में आने लगा कि हाँ मैं ही ब्रह्म हूं, और धीरे धीरे मेरे जो डिजायर्स हैं उनका हावीपन मेरे ऊपर उतरने लगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है। आपको आत्मज्ञान को अगर तौलना है ना कि आपको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप अपने डिजायर्स को देखने लगो। अगर आपके ऊपर आपके जो डिजायर्स है, आपका यूपीएससी, आपका सच्चा प्यार, आपको सिंगर बनना है, आपको एक्टर बनना है, आपको ये बनना है, आप तो वो करे, आपको ये चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ये सारे डिजायर्स अगर आपके ऊपर हावीपना कम कर दें, यानी हावी नहीं हो रहे। अभी क्या है लोगों के साथ सिंपल प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपसे क्या बोला, लोगों के साथ सिंपल प्रॉब्लम क्या है, लोग अपने डिजायर को छोड़ ही नहीं पा रहे। वो कहते हैं हम क्यों छोड़े, हमें नहीं छोड़ना है। पहले तो कुछ लोग कहते हैं हमको छोड़ना ही नहीं है, तो वो तो बिल्कुल हमारे फील्ड के बाहर है। उनको लगता है डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सेटिस्फैक्शन, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हाँ डिजायर कैन बी द रूट कॉज ऑफ सफरिंग ऑल्सो। एंड देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली सर्टेन दैट डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। अगर आपको सर्टेनिटी है इस बात की, अगर आपको इस चीज की स्पष्टता है कि डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, तब आपके लिए जो आगे का सफर है, आगे की जो यात्रा है, बहुत सरल हो जाएगी। नहीं तो बहुत चीजें जटिल हो रहेंगी, चीजें कठिन रहेंगी। क्योंकि एक योगा टीचर है मेरे जान पहचान में, उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे ना, मेरा तलाक हो चुका है, मेरे बच्चे नहीं, मेरा पति मेरे को छोड़ के चला गया। अब योगा से ही, योगा ही है, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, अब यही मेरी दुनिया है, अब यही मेरा पति है, अब यही मेरा बच्चा है।
देखो क्या हो रहा है, ध्यान से। ये इतने मूर्ख लोग हैं, इतने मूर्ख लोग हैं, इतने मूर्ख लोग हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। इनके अंदर वासना भरी पड़ी है, लेकिन इनके अंदर दोगलापन है। ये कह रहे हैं कि हम मेडिटेशन करके उस वासना से छुटकारा पा लेंगे। किसी को आईएएस बनना था, नहीं बन पाया, मेडिटेशन करने लगा। कोई सिंगर बनना चाहता था, वो कुछ नहीं कर पाया, मेडिटेशन करने लगा, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आ गया। कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता था, नहीं बन पाए, तो कहें चलो भैया स्पिरिचुअलिटी में चलते हैं। स्पिरिचुअलिटी आपको, ये कोई बैसाखी नहीं है कि आपको ये नहीं मिला तो अब इससे मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता भैया, करके देख लो। एक श्रेणी कॉलर, करके देख लीजिए, करके देख लीजिए भैया, नहीं होगा। तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। ठीक है, अब आ गए। उसके बाद आपके अंदर धीरे धीरे जब आप आत्मज्ञान पे पहुंचते हो 8वें लेवल पे, तो आपको आत्मज्ञान धीरे धीरे गहराता है। जैसे जैसे आपका आत्मज्ञान गहराएगा, वैसे वैसे डिजायर आपके ऊपर हावी होना बंद हो जाएगा। यानी डिजायर जो है वो आपके ऊपर काम ही नहीं करेगा। ये मेजरिंग पॉइंट है किसी इंसान को। आप सिंपल से बताता हूं, आपको सिंपल बताता हूं। कोई भी इंसान पागलों की तरह दीवाना हुआ पड़ा है ना किसी डिजायर के पीछे। जैसे ये म्यूजिक डायरेक्टर्स AR रहमान, ये प्रीतम, शाहरुख खान, दे आर हाईली पैशनेट अबाउट दिस, हाईली पैशनेट अबाउट। तो समझ जाओ कि ये लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि डिजायर में संतुष्टि है। और ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। पर आप अगर ऐसे पागल हुए पड़े हो तो समझ लो आपको आत्मज्ञान नहीं। क्योंकि देखिए AR रहमान ये नहीं कह रहा कि हम आत्मज्ञान भी जाएं, हमें आत्मज्ञान भी हासिल करना है। AR रहमान के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो दीवानों की तरह म्यूजिक को फॉलो कर रहा है। आपके अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि मुझे आत्मज्ञान भी करना है। तब ये क्वेश्चन उठता है, ये प्रश्न उठेगा आपके ऊपर कि आप कितना गहरा है आत्मज्ञान में। अगर गहरा है तो आपका डिजायर एकदम नीचे गिर जाएगा। तो इस वजह से लोगों के अंदर क्वेश्चन आता है, सर अब आत्मज्ञान तो हासिल हो गया, आप क्या करें, बैठे हुए हैं एक जगह पे, कुछ करने का मन नहीं करता। ध्यान रखना, आलस्य जो है वो वासना से, जो आलस्य और वैराग्य दोनों लगते एक जैसे हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस होगा। एक है कि आपको कुछ करना है, पर उसको करने के लिए आपको जो एफर्ट देना है ना, उसमें आप आलस कर रहे हो, कामचोर, ये आलसी है। एक है आपको कुछ करना ही नहीं, अंदर माइंड में चल ही नहीं रहा। वो जो आलसी लोग होते हैं ना, उनके अंदर माइंड में चलता रहता है, अरे यार मुझे IAS बनना था, अरे यार मुझे पायलट बनना था, अरे यार मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था, अरे यार चलो छोड़ो हटाओ, नेटफ्लिक्स देखते हैं। ये है कामचोर आलसी। आलसी और वैरागी में अंतर होता है। वैरागी के कण कण में वासना नहीं होती। यहां पे सिर्फ ऊपर से देख के लग रहा है कि दोनों वैराग्य को प्राप्त है, नहीं। एक आदमी के मन के भीतर ये चलता रहता है कि मुझे रेंज रोवर चाहिए, मुझे ये एक अपना लक्ष्य है वो हासिल करना है। क्या है वो लक्ष्य? कुछ भी हो सकता है किसी का। किसी को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, किसी को बहुत बड़ा सिंगर बनना है ना। एक तो ये है। दूसरा ध्यान रखना, जो वैरागी होगा उसके मन में नहीं चलेगा, उसके मन के भीतर ये चलेगा ही नहीं। वो कहेगा हटाओ छोड़ो ना क्या है, और वो छोड़ देगा। किसी भी चीज को वो कर तो लेगा, लेकिन पैशनेटली नहीं कर पाएगा। लिखवा लो मेरे से, आज मैं म्यूजिक करता हूं, मैं पियानो बजाता हूं, मैं सिंगिंग करता हूं, मुझे मजा आता है, लेकिन पैशन नहीं है। पैशन मतलब होता है दीवानापन। वो दीवानगी, वो कंपल्शन नहीं है। कर क्यों रहा हूं? तो सवाल आता है कि वैरागी कुछ करेगा ही क्यों? वो इसलिए करेगा क्योंकि कुछ करने के लिए है ही नहीं, कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो अगर दीवानापन आएगा वैरागी के अंदर,
यानी जो वैराग प्राप्त की स्थिति में, उसके अंदर दीवानापन सिर्फ सत्व के लिए आएगा। मतलब जैसे मेरे अंदर क्या हो रहा है कि मैं यूनिवर्स के पैटर्न्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आई वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट पैटर्न आइडेंटिफायर इन द एंटायर यूनिवर्स। मेरे को दुनिया का सबसे बड़ा पैटर्न आइडेंटिफायर बनना है। तो कई लोगों को तो अगर आप ये बताओगे कि पार्थ सर ऐसी बात कर रहे थे कि पैटर्न आइडेंटिफायर, कहेंगे पैटर्न क्या होता है, व्हाट इज दिस पैटर्न एंड ऑल दैट। उनको यही नहीं पता, और पैटर्न जानने के लिए मुझे 7 साल लगे। आप सोचिए, जो मेरे जैसा आदमी है जो कंटिन्यूअसली ग्रोथ करता चला जा रहा है, एक वन पॉइंटेड फोकस है स्पिरिचुअलिटी पे पिछले 7 साल से, वो आदमी 7 साल बाद ये डिस्कवर कर पाता है कि पैटर्न होता है यूनिवर्स में। इन पैटर्न का शुरू में मैंने नाम लॉ रखा, और इसको लॉ कहेंगे भी, ऐसा नहीं है, बट इजी करने के लिए मैंने इसका नाम रख दिया पैटर्न। तो बहुत सारे मार्केटर्स भी यही बात करते हैं कि कस्टमर अवतार जो होता है, कस्टमर जो होता है उसका पैटर्न पकड़ो। तो वहां पे वो सिर्फ एक कस्टमर बेस्ड यानी मार्केटिंग बेस्ड पैटर्न्स पकड़ते हैं, लेकिन वो पकड़ते सही तरीके से हैं। वही चीज अगर आप यूनिवर्स पे लगा दो या इंसान के ऊपर लगा दो, तो वही सेम चीज काम करेगी। वहां जैसे पैटर्न पकड़ रहे हैं वैसे वहां भी पकड़ना है। पर पैटर्न क्या होता है लोगों को यही नहीं पता। व्हाट इज पैटर्न? अगर आप मेरे पॉडकास्ट कंटिन्यूअसली सुनते रहें तो आपको समझ में आएगा, एक पैटर्न समझ में आएगा कि ये आदमी तेजी से ग्रो करता चला जा रहा है। आप मेरे पॉडकास्ट में हर 1-1.5 महीने में कुछ नया पाएंगे, रिपीटेबिलिटी भी पाएंगे, क्योंकि रिपीट होना जरूरी है चीजों को। चीजें मैं रिपीट करता हूं बिकॉज अगर मैं ना रिपीट करूं ना तो आप लोग भाग जाओगे। आप कहोगे यार ये क्या हो रहा है, कुछ रोज कुछ नया ही बातें हो रही, मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती, दूसरी बातें करने लगते, दूसरा समझ नहीं आता, तीसरी बात। तो आप लोगों के लिए थोड़ा जरूरी है रिपीट करने के लिए बार बार, क्योंकि पहली चीज तो हर कोई ध्यान से नहीं सुन रहा होता है। अगर आप 100% फोकस से मुझे सुने तो एक ही पॉडकास्ट काफी है, लेकिन आपका फोकस जंप लेता है। जैसे आप मेरे को सुन रहे हो, अभी थोड़ी देर बाद आप कुछ और सोचने लग जाओगे, उसके बाद फिर वापस अरे नहीं वापस सुनना है, फिर आप कुछ सोचने लग जाओ, फिर ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है मेरे पॉडकास्ट से दूर जाएगा, फिर अंदर आएगा, फिर पॉडकास्ट से दूर जाएगा, फिर अंदर आएगा, फिर पॉडकास्ट दूर। ये चक्कर है। तो मैं इतनी बुरी तरीके से चीजों को ऑब्जर्व कर चुका हूं कि अभी भी मुझे लगता है, आपको लगेगा कि यार ऑब्जर्वेशन तो अच्छी है इनकी, मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ ऑब्जर्व ही नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि माइंड की और बहुत सारी लेयर्स हैं जो अभी खुली नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी लेयर खुल गई, वो है पैटर्न आइडेंटिफाइंग बिहेवियर। ये बहुत बड़ी चीज है, और इन्हीं पैटर्न्स को आप प्रोग्राम भी कह सकते हो। मतलब आप यूनिवर्स को एक सॉफ्टवेयर की तरह देखो, और एक प्रोग्रामर है जो बाहर बैठा हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये दुनिया गेम की तरह है, और गेम का जो प्रोग्रामर है बाहर है, यानी जो एक ऐसी एआई की दुनिया है जिसने इस दुनिया को बनाया है। तो वो जब दुनिया बनाएगी, जैसे ये यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स का जो बनाएगी तो ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग करेगी ना कुछ। तो वैसे ही ये प्रोग्रामिंग भी कही जा सकती है इन सब चीज़ों को। जैसे लॉ ऑफ डुअलिटी एक प्रोग्रामिंग है कि हर चीज़ का 2 होता है, सुख दुख, ठंडा गरम, नफरत मोहब्बत, है ना, पापा मम्मी, हर चीज़ का 2 आपको दिखेगा। हेड एंड टेल्स, है ना, ब्लैक एंड वाइट, हर चीज़ का आपको 2 दिखेगा। ये दिस इज अ पैटर्न, और इसी को प्रोग्रामिंग भी कह सकते हो, इसी को लॉ भी कह सकते हो। प्रोग्रामिंग आप तब कहोगे जब आपको ये अच्छी तरीके से पता चल जाए कि बाहर कोई एआई है, यानी ये सब जो कुछ भी चल रहा है नौटंकी चल रही है। हम लोग एआई में पार्ट कर रहे हैं, वो लोग मेरे को स्टडी कर रहे हैं। हम लोग एक स्कूल प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं किसी छोटे बच्चे का, बट ये एक बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। बट एनीवे, आज का जो पॉडकास्ट है उसमें हम थोड़ा सा बात करेंगे, मुझे निकलना है अभी, शिट। संदीप महेश्वरी ने क्या कहा, जल्दी में कर लेता हूं, 2 मिनट में निपटाएंगे उसको। संदीप महेश्वरी जी ने क्या कहा कि भैया आत्मज्ञान से कुछ नहीं होता। फिर से वही कहा, फिर से वही उन्होंने बात कही कि आत्मज्ञान से कुछ नहीं बदलता है, इससे कुछ भी नहीं होता है। बात सही है,
यही सेम डायलॉग जब मैं गया था वहां उनके सेशन में, तब उन्होंने बोला था और मैंने हाथ उठा के कहा था, मैंने कहा सर आइसोलेशन लेवल की जो सफरिंग है वो भी खत्म नहीं होती क्या? तो कहते कुछ नहीं होता, बैठ जाओ। उसी दिन से मैंने प्रण ले लिया था, मैंने कहा बेटा मैं अपनी ऑडियंस बनाऊंगा और अभी मेरे को देखते जाओ मैं क्या करने वाला हूं आगे माइंड के लेवल पे। उस वक्त 2021 था, 2024 है, ठीक है। पिछले 500 सालों में जितने भी आए फिलोसोफर्स या दार्शनिक और अगले 500 साल में जो आने वाले हैं, मेरे बराबर कोई नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं क्यों नहीं आ सकता। उसका चक्कर क्या है, मैं आपको उसका रीजन भी बता देता हूं। ये जितने भी गुरुज है ना, ये या तो मरे हुए इंसान को पढ़ेंगे और एक बार जब पढ़ लेंगे, एक आध दो लोगों 4 लोगों को पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे। मेरे हिसाब से गलत है। कोई ना कोई एक इंस्पायर्ड होगा किसी से। जैसे संदीप माहेश्वरी इज इंस्पायर्ड थ्रू जे कृष्णमूर्ति। एक इंस्पिरेशन कोई गुरु अगर आपने बना लिया, एक, तो आप, और वो भी उन्होंने उनको सही से नहीं पढ़ा है। अगर आप ध्यान से देखें तो उनका जो सारा का सारा सार है कृष्णमूर्ति का, वो है ऑब्जर्वेशन। पर ऑब्जर्वेशन क्यों करनी है उसको कोई स्पष्टता से नहीं बता पाया। मैं आपको बताता हूं। ऑब्जर्वेशन इसलिए करनी जिससे आपको यकीन हो सके। अब आपको कि यकीन हो सके मतलब क्या? मैं आपसे कहता हूं कि आपके 2 विचारों के बीच में एक गैप आ रहा है। आप कहोगे अच्छा चलो ठीक है, मैं आचार्य प्रशांत का भक्त हूं, मैं ओशो का भक्त हूं, मैं अंधा भक्त हूं, तो वो उन्होंने बोला सही होगा। अब तो हम लड़ेंगे सबसे कि 2 विचारों के बीच में स्पेस है, 2 विचारों के स्पेस। अरे सर ने बोल, अरे ऐसे नहीं होता, यह आगम प्रमाण है, यह आगम प्रमाण है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? दिस कॉल्ड आगम प्रमाण। कि संदीप माहेश्वरी ने बोल दिया हम तो अंधभक्त हैं, हमने नहीं देखा अपने अंदर, तो आपको यकीन नहीं होगा, पर आपको लग रहा होगा कि आपको यकीन है। क्यों? क्योंकि आपकी अंधभक्ति चरम सीमा पे है। ओशो ने बोल दिया, अरे ओशो ने बोला तो ओशो का सत्य है ना, आपने देखा अपने अंदर। तो जब किसी चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण कर लेते हो आप, तब आपको वास्तविकता में यकीन हो जाता। अब आपकी सोच को कोई बदल नहीं सकता। अब सोचो, आचार्य प्रशांत अगर बोलते हैं कि 2 विचार के बीच में स्पेस है, आपने कभी जिंदगी में स्पेस नहीं देखा, आपने माइंड को ऑब्जर्व तक नहीं किया है, और अगले 1 महीने बाद ही वापस आचार्य प्रशांत आके बोलते हैं या संदीप माहेश्वरी आके बोलते कि भैया 2 विचारों के बीच में स्पेस है, नहीं है, अब नहीं है, पहले था। आप कहोगे हाँ अब नहीं है। अरे घोंचू, तुम्हारे गुरु ने बदल दिया तो तुम भी बदल गए। तो सत्य से तुम तो उनका सत्य सुन रहे हो। तुम्हारा वास्तविकता क्या है? काल्पनिकता अलग चीज है, वो सब काल्पनिकता है, ये सब काल्पनिक चीजें हैं। जब तक आपका वो प्रमाण नहीं बनता, आपको प्रत्यक्ष नहीं होता आपको, तब तक आपको यकीन में परिवर्तन नहीं आएगा, आपको आस्था नहीं होगी, आपको विश्वास नहीं होगा। तो अगर आप मेरे से पूछते हो विश्वास कैसे आता है, तो विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक चीज से आता है, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। और प्रत्यक्ष प्रमाण को कृष्णमूर्ति ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। अगर आप कृष्णमूर्ति को बहुत सुनो, उनके बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं अभी तक, पता नहीं कितने वीडियोस निकाल लिए, सब में वो बोलते हैं जस्ट टू सी, जस्ट टू सी, जस्ट टू सी, जस्ट टू सी। एक बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति हुआ, वो दुनिया के सारे लोगों को सुना और उसके अंदर घमंड आ गया कि मुझे पता चल चुका है आत्मज्ञान क्या होता है, मुझे ये पता चल चुका है मुझे। फिर भी उसके अंदर दोगलापन था। तो कभी क्या करे कि कभी अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर चला गया वो, फिर दूसरे शहर को छोड़ के तीसरे शहर चला गया, चौथे शहर को छोड़ मेरे पास आए। वो कहते हैं कि यार मैं ना एक जगह रुक नहीं पाता हूं, मैं एक शहर में रुक नहीं पाता, मुझे शहर बदलना जरूरी है, मेरे लिए शहर बदलना आवश्यक है मेरे लिए। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, शहर बदलिए। मैंने कहा आपका फिर अगर आप शहर बदल रहे हो तो आप किस सोच से बदलते हो? मुझे लगता है यार मैं ना यहां से छोड़ के 1 महीने बाद वहां चला जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगता है। तो
आप बदल रहे हो और आपको लग रहा है कि आप खुश हो उसमें, जबकि आप खुश नहीं हो। अगर आपने वाकई में आत्मज्ञान पढ़ा होता, अगर आपको सच में समझ में आया होता कि मैं कौन हूं, या आपको यह समझ में आया होता कि माइंड क्या है, प्रत्यक्ष नहीं ना माइंड का, तो कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं कि आप बदलो, आप शहर टू शहर बदलो, सिटी टू सिटी बदलो, इस उद्देश्य से कि मुझे खुशी मिल जाएगी। आप फड़फड़ा रहे हो, आप भागो, भागने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भाग रहे हो तो उसको देखो। तो लोगों ने पूछा कृष्णमूर्ति से देखना क्यों है, तो उन्होंने बोला चुपचाप देखते रहो, सवाल मत करो। तो लोगों ने और स्ट्रेस मारा उनके ऊपर कि भाई नहीं, ऐसे कैसे देखते रहे, कुछ तो बताइए क्या उद्देश्य है देखने का। अंदर अंदर जब देखने की बात कर रहा हूं तो मैं पहाड़ों को देखने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अंदर मन को देखने की बात कर रहा हूं कि मन में क्या परिवर्तन आते हैं। आप क्या सोच लेके गए थे, क्या धारणा लेके गए थे कि मैं मान लो ऋषिकेश चला जाऊंगा तो ऐसा ऐसा होगा, चले जाओ तो देखो क्या ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति होता है ना, वो देखता ही नहीं है। वो ये तो देख लेता है कि मेरा मन सोच रहा है कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन जब वहां जाता है तो उसका मन उसको कहीं और ले जाने के लिए तरफ, तो वो ये नहीं पकड़ पाता मन का जो चंचलपना है, या जो चंचल प्रकृति है मन की, जो बेवकूफ बनाने की स्ट्रैटेजीज हैं मन के पास, बुद्धि को, वो नहीं पकड़ पा रहा। मन आपको बेवकूफ बना रहा, आप बनते चले जा रहे हो, एक नंबर के बेवकूफ हो आप। तो कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं, कहते हैं कि भैया ऐसा है, सुनो, देखते रहो, जब देखोगे तो तुम्हें प्रत्यक्ष होगा। मन को देखते रहो, माइंड को, कुछ भी करते रहो, सेक्स करते रहो, कहां कुछ भी करते रहो, भैया देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। जो धारणा बनती जा रही है उसको फॉलो करते जाओ, उसको एक्सपीरियंस करते जाओ। कार खरीदनी, खरीद लो, लेकिन देखो देखो देखो। देखने से क्या होता है, लर्निंग होती है। लर्निंग से क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। जब किसी चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाता है तो अब आपको हिला नहीं सकता कोई, अब आपकी सोच को कोई नहीं हिला सकता। वरना खुद आचार्य प्रशांत आके, संदीप महेश्वरी आके बोलेंगे दो विचारों के बीच में स्पेस नहीं है, आप कहोगे हां नहीं है, फिर वो कहेंगे है, आप कहोगे हां है। आप घोंचू, आप अभी तक सिर्फ गुरु के चरणों पे पड़े हुए हो, उनकी धूल बने हुए हो। आपको खुद गुरु बनना है, आपको स्वयं का गुरु बनना है। आजाद कैसे होते, मेरे से सीखो। मैंने बहुत अपने आप को पूरा जलाया इस चीज में, बहुत परिश्रम किया है, तब जाके आपको एकदम एसेंस दे पा रहा हूं चीजों का। इसकी वैल्यू समझो। तो अगले 500 साल में, पिछले 500 साल में मेरे बराबर इसलिए कोई नहीं आएगा क्योंकि मैंने एक एंगल नहीं देखा, मैंने सारे एंगल्स देख लिए। मैंने पतंजलि का एंगल देख लिया, मैंने उपनिषदों का एंगल देख लिया, मैंने गीताओं का एंगल देख लिया, अष्टावक्र का देखा, कृष्णा का देखा, मैंने ओशो का देखा, परमहंस राम व्हाट वाज हिज नेम, फॉरगेटिंग, रामकृष्ण परमहंस, निसर्गदत्त महाराज, रमन महर्षि, सबको पढ़ा। ऐसा नहीं है कि पहले संदीप को सुना, फिर आपको अपने आप को देखना चालू किया, फिर सबको पढ़ना चालू किया। मैंने कहा यार मैं अपने आप से क्या सीख रहा हूं, अपने आप से अगर मैं सीखने लगा ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। अपने एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखना है, पहले सबका एक्सपीरियंस होना। भाई एक आदमी का रिसर्च डेटा 100 साल का पड़ा हुआ है, पहले आप वो पढ़ोगे कि अपना एक्सपीरियंस देखोगे? वो ज्यादा बड़ा है कि आपका एक्सपीरियंस ज्यादा बड़ा है? तो इसी वजह से टेलीस्कोप थ्योरी का इजाद हुआ। टेलीस्कोप थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है दोस्तों। अगर आप टाइप करेंगे ऊपर स्पॉटिफाई में टेलीस्कोप थ्योरी बाय पारसिंग, आपको समझ में आएगा। टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टेलीस्कोप थ्योरी। आप सुनिए आगे की बात। फिर मैंने कंपटीशन को पढ़ा, यानी सदगुरु को पढ़ा। मतलब मेरे जिंदा होते वक्त जो गुरु काम कर रहे हैं उनको पढ़ा। घमंड नहीं लाया अपने अंदर बाकी गुरुओं की तरह कि मुझे संदीप महेश्वरी को नहीं सुनना, मुझे आचार्य को नहीं सुनना, मैं सदगुरु को नहीं सुनना चाहता, मैं इनको सर्वप्रियानंदा को नहीं सुनूंगा, मैं इनको नहीं सुन। क्यों भाई? मैं उनको भी सुन चुका हूं। श्री श्री रविशंकर,
वो तो बहुत सालों पहले उनको सुनना बंद कर दिया, लेकिन सुन चुका हूं मैंने। ठीक है, मैं सबको सुन चुका हूं। तो होता क्या है कि सबका डेटा पॉइंट देखा मैंने, मैं तंत्र में गया, मैंने कहा मुझे तंत्र, आज क्या बोला, आज का जो पॉडकास्ट आया संदीप महेश्वरी जी का वीडियो आया, क्या बोला, भूत पिशाच नहीं होते। आपको कैसे पता नहीं होते? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं होते हैं, मैं कह रहा हूं आपको कैसे पता नहीं होते। आप क्या बात कर रहे हो? और कृष्णमूर्ति ने क्या सिखाया आपको? कृष्णमूर्ति ने कहा किसी भी चीज को यकीन मत करो, ऑब्जर्व करो। आपने ऑब्जर्व किया? क्या आपको पूरा, आप देख चुके हो, पैरा साइकोलॉजी का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी में, कुछ तो होगा ना। हाउ कैन नथिंग कम्स आउट ऑफ समथिंग? याद करिए, समथिंग जस्ट कांट कम आउट ऑफ नथिंग। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं? समथिंग कांट कम जस्ट आउट ऑफ नथिंग। मतलब क्या? अगर कोई चीज नहीं है तो उससे कोई समथिंग, कोई थोड़ी बहुत चीज भी बाहर नहीं आएगी। मतलब जीरो से क्या बाहर आएगा? कुछ नहीं। मतलब कुछ तो सिद्धांत होगा ना। पहले इसको रिसर्च करना सीखो। रिसर्च कैसे करते हैं, थीसिस कैसे करते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, सीखो इसको। जब अगर मार्केट में किसी चीज के बारे में धारणा बनी हुई है, कुछ है, तो उसकी जड़ होती है कुछ। अब वो जड़ क्या है, वो फिल्मों में आपको दिखाया गया, भूत प्रेत पिशाच ऐसे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होते हैं, क्योंकि वो तो आपका बिलीव बन जाएगा। पर मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ बेस्ड है जिसकी वजह से वो हो रहा है, और होंगे ही होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे बात पे यकीन कर लो, मैं नहीं मानता हूं। मैं कह रहा हूं मेरे बात पे यकीन मत करो, यकीन भी करो, दोनों चीजें रखो, बीच में रहो। फिक्स्ड वो मत दो, एक फिक्स्ड आउटकम मत दो कि भाई नहीं होते। जैसे आज के पॉडकास्ट में फिर से उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, भूत प्रेत नहीं होते। ऐसा कैसे आपने बोल दिया? आप ऑब्जर्व करके आए हो? आप रात में बैठ के देखा आपने कब्रिस्तान में कभी? देखिए, कई लोग ऐसे, क्या होता है कि जो बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, वो मानने के तैयार नहीं होते। नहीं, कैसे हो सकता है, हम नहीं मान सकते, कैसे होगा? वो बातें तो करेंगे सत्य की। अब आप देखो, मैंने हमसे हमेशा आपसे एक बात कही है कि बीच में लेयर्स होती हैं। वो लेयर का क्या होगा, मैं कई बार इसके बारे में जिक्र कर चुका हूं, बट मैं उसमें डीप नहीं जाऊंगा। बट कुछ भी हो या ना हो, आप अगर बोल रहे हो नहीं होते, तो किस बेस पे आपकी रिसर्च क्या है? और अगर आप बोलते हो होते हैं, तो रिसर्च क्या है? रीइंकार्नेशन पे आप बोलते हो नहीं होता, रिसर्च क्या है? रिसर्च जिसकी है उसकी देखो जाके। जिम टकर की रिसर्च है, उनके जो आयन स्टीवेंसन टाइप करो गूगल पे, बहुत बड़ा साइकेट्रिस्ट हुआ, उसके पास कंप्लेंट्स आने लगी कि मेरा बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, 2.5 साल का है, 3 साल का है, और वो बोलने लग जा रहा है कि मैं वहां पैदा हुआ था, फलानी बिल्डिंग थी, मेरा कुत्ता था, इतने, मम्मी का ये नाम था, पापा का ये नाम था, रास्ता ऐसे जा रहा है, आगे से एक ब्रिज आता है, इस कलर की दीवार है, वहां जाके देखा गया, वही सब मिला। अब बताइए इसका क्या रिसर्च? और ऐसे नहीं, ऐसे एक नहीं, बहुत सारे केसेस आने लगे आयन स्टीवेंसन के पास। तो पैरा साइकोलॉजी में आयन स्टीवेंसन का नाम सबसे ऊपर है। वो प्रैक्टिकली जाके जो रिपोर्ट्स होती थी, जो कंप्लेंट्स आती थी, इंडिया से कितनी कॉल्स गई थी उनके पास, इंडिया में आए, मेरठ का केस है एक। अब मैं कह रहा हूं कि चलो अभी भी मत मानो मत, मैं कह रहा हूं इन्वेस्टिगेट करना सीखो ना, रिसर्च करो। तुम पहले कंक्लूजन क्यों बना रहे हो कि नहीं होता है? चलो ठीक है, नहीं होता है, लेकिन रिसर्च कर लो, फिर देखो नहीं होता। मैंने रिसर्च करी है तो मुझे दिखा है, तो मैं तो मानता हूं भाई। लेकिन जिस तरीके से आप मानते हो वैसा नहीं मानता। रीइंकार्नेशन का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपका जन्म होता है। अरे आप तो कभी जन्मे ही नहीं थे। रीइंकार्नेशन का मतलब ये होता है कि जो वासना पड़ी हुई है वो एक्सप्रेशन लेगी दूसरे शरीर में। वासना खत्म नहीं होती। वासना का जगत है ना ये जगत सिर्फ वासना का है। यहां पे आदमी सुई भी उठाता है तो वासना के लिए उठाता है।
एक कुत्ता आदमी खरीदता है तो वासना के लिए खरीदता है, एक कदम चलाता है तो वासना के लिए कदम चलाता है, सुबह उठता है तो वासना के लिए उठता है, रात में सोता है तो वासना के लिए सोता है, शादी करता है तो वासना के लिए करता है, कुछ भी करता है तो वासना के लिए करता है। इट हैज अ डिजायर बेसिस, इट हैज अ फाउंडेशन बेसिस, द फाउंडेशन इज डिजायर। ये वासना का जगत है। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ डिजायर। यहां पे हर चीज आपको वासना में मिलेगी। पेड़ों की वासना है, जानवरों की वासना है। जानवर की वासना क्या है? मुझे अभी इस हिरन को खाना है, फिर उसको मैं खाऊंगा, उससे फीसीज निकालूंगा, उससे क्या होगा? वासना क्या है? जिससे और मेरे बच्चे हो सके। जगत की वासना है, एवोल्यूशन की वासना है जगत की। जगत इवॉल्व होना चाहता है, ये वासना है जगत की। जगत पॉपुलेट होना चाहता है, ये वासना है जगत की। एक डिजायर है, जगत का एक डिजायर है, पॉपुलेशन, पॉपुलेट होना, ये एक डिजायर है जगत का। इवॉल्व होना, विकसित होना, ये एक डिजायर है जगत का। ऐसे जगत का डिजायर है, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का डिजायर है कि चक्कर लगाना है सूरज के। ये एक डिजायर है। उसको तुम रोकोगे तो प्रलय होगी। तो ये वासना जगत का वासना। तो जो मैं बात करता हूं ना कि आने वाले 500 साल में, पिछले चक्कर क्या है कि मैं बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा हूं। बिकॉज सीन क्या है मेरे साथ कि मैं सब कुछ सुन चुका हूं, जितना सुनना था मैंने सुन लिया। अब ऐसा नहीं है कि कुछ बच गया है, बहुत कुछ बच गया है। मैं बहुत दिमाग लगा के चीजों को पढ़ता हूं। जैसे पतंजलि योग सूत्र मैंने ऐसे ही नहीं पढ़ा हवा में कि ये चलो पढ़ लेते हैं, उपनिषद का भाग है। नहीं, पतंजलि योग सूत्र में कुछ ऐसे श्लोक मेरे सामने आ गए इंटरनेट में रिसर्च करते हुए जो बहुत इंट्रिगिंग थे। जैसे ये श्लोक था कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रमाण, प्रत्यक्ष, आगम और अनुमान। जब ये गूगल पे मेरे को दिखा, मैंने कहा ये कहां से आया। मैंने रिसर्च किया तो पता चला ये पतंजलि योग सूत्र का एक भाग है। तो मैंने कहा इस बुक में जरूर कुछ खतरनाक लिखा हुआ है। मैंने कहा इस बुक में, ये बुक बहुत जादुई बुक है। तो मैंने जज किया पहले। मैं ऐसे ही कोई बुक नहीं पढ़ता हूं, मैं लिमिटेड चीजें पढ़ता हूं। मुझे जज करना आता है, पैटर्न पकड़ पाता हूं मैं चीजों का कि भाई अगर इतना खतरनाक लिख रखा है तो भाई एक बार बुक को देखना चाहिए। और जब मैंने बुक पढ़ी तो मेरे होश उड़ गए। उस बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। आत्मा के बारे में इतना नहीं बताया है उस बुक में, लेकिन आत्मा के विपरीत, यानी जो ऊपर स्थूल शरीर है उसमें क्या होता है, मेडिटेशन कैसे जर्नी क्या होती है, संपूर्ण समाधि क्या होती है, समाधि क्यों लगती है, समाधि का उद्देश्य क्या है, रिसर्च कैसे करते हैं, पतंजलि ने पहले ही उसमें बता दिया। पहले चैप्टर में बता दिया 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। देखो कितना दिमागी आदमी है। कुछ भी सिखाने से पहले उसने पहले यह बताया रिसर्च कैसे करते हैं। देख रहे हो आप, वही मैं आपको सिखा रहा हूं। रिसर्च कैसे करते हैं पहले समझो, ठीक है। तो सारा का सारा जो चक्कर है ना वो यही है। अब आज भी जो उनका जो वीडियो मैंने देखा संदीप जी का, उसमें वही बात हो रही कि मैं वेव हूं और ओशियन का एक पार्ट हूं। बूंद ओशियन की है तो क्या ओशियन नहीं है क्या बूंद में? एक ही बात हो रही। कोई दिक्कत की बात नहीं है, होते रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो सत्य है। पर संदीप महेश्वरी का दिमाग खराब क्यों हुआ? विवेक बिंद्रा के साथ लड़े क्यों? क्योंकि ग्रोथ के लिए आगे कुछ है ही नहीं। 8वीं के बाद उन्होंने आत्मज्ञान पढ़ लिया कि मैं आत्मज्ञानी हूं, बस खत्म। और वो भी कह दिया कि इससे कुछ होता भी नहीं है। अरे इससे कैसे कुछ नहीं होता? मैं बता रहा हूं क्या नहीं होता। बाहर दुनिया में कुछ चेंज नहीं होता, प्रॉब्लम वहीं रहती है। इनफैक्ट आत्मज्ञान के बाद भी प्रॉब्लम होती है, इसको चैलेंज सफरिंग बोलते हैं। सामने कोई प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती है, बट अभी आप सीधा देख पा रहे हो, आप राइट देख लो, उससे राइट देख पाओगे। यानी क्या? यानी प्रॉब्लम रहेगी पर आपको उसको ना देखने की क्षमता आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉब्लम से फर्क ही नहीं पड़ता। लेट गो करने की, द आर्ट ऑफ लेट गो आ जाएगा आपको। लेटिंग गो, जाने दो, छोड़ पा रहे हो डिजायर को, डिजायर फिसल जाएगा बहुत स्मूथली। अभी आप डिजायर छोड़ो, चड्डी उतर जाएगी, डिजायर नहीं छोड़ पाओगे अपने, चड्डी उतर जाएगी तुम लोग की। यू कैन नॉट जस्ट रिलीज योर डिजायर्स लाइक दैट। हाउ कैन यू रिलीज दिस ड्रीम कि मुझे आईएएस बनना है?
कैन यू रिलीज इट? नो। बट आत्मज्ञान हासिल होते ही रिलीज हो जाएगा, इमीडिएट फिसलेगा, ठाक ऐसे फिसलेगा जैसे बटर लगा रखा है, और वो वैराग्य की तरफ ले जाएगा आपको। अब आप कोई चीज पैशनेटली कर ही नहीं पाओगे। तो एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट सर, लॉ ऑफ डुअलिटी अप्लाइड है, ठीक है। एनीवे, तो होता है। मैं बस ये कहना चाहता हूं, जैसे संदीप मिश्र जब बोलते हैं कुछ नहीं होता, तो वो इस एंगल से बोलते हैं कि बाहर कुछ चेंज नहीं होता है। पर अगर आप ये बोल रहे हो अंदर भी कुछ चेंज नहीं होता, तो वहां पे मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन है ना, यहां पे ऑब्जेक्शन है। तो मेरे हिसाब से आपको तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि किस इंसान को तोड़ा जा सकता है? भगवान आपके सामने आ जाएगा कि तेरी मां को मार डालूंगा, आपको कि नहीं मेरी मां को मत मारो। ये तो बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया। नॉर्मल चीज बोलेंगे, तेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, अरे मेरा बिजनेस, चल ये फॉलो कर, हाँ ठीक है भगवान आप जो कहोगे मैं गुलाम बनने के लिए रेडी हूं आपका। तेरे बच्चे को मार डालूंगा, अरे भगवान मेरे बच्चे को मत मार लो। तेरा कारोबार छीन लूंगा, अरे नहीं मेरा पैसा, मेरा हीरे जवाहरात, मेरी प्रॉपर्टी प्लीज। तो आपको कंट्रोल करने के कितने तरीके हैं? एक तरीका है? 1000 तरीके हैं आपको कंट्रोल करने के। लेकिन जिस दिन भगवान आ जाए और कहे कि तेरे बाप को छीन लिया, छीन लो, तेरे बेटे को छीन लेंगे, छीन लो, तेरा जीवन ले रहे हैं, सबसे आखिरी सबसे बड़ी चीज यही है। जब कुछ नहीं होता ना भगवान के पास, तो आखिरी में भगवान पता क्या कहता है? अभी तुझे ऊपर बुला रहा हूं, रुक। यह सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है भगवान का। और आत्मज्ञान क्या करता है? उस ब्रह्मास्त्र को माचिस की तीली के समान कमजोर बना देता है। यानी वो ब्रह्मास्त्र फेंकेंगे ये सोच के कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार शस्त्र फेंक रहा हूं मैं, भगवान। और आप जैसे आपके पास वो आएगा, वो आपके हाथ में, आप उसको ऐसे पकड़ोगे, उसको माचिस की तीली में परिवर्तित कर दोगे, क्योंकि भाड़ में जाओ, नहीं चाहिए। अब कोई कंट्रोल ही नहीं है भगवान का आपके ऊपर। नहीं तो लोग इतना डरते हैं भगवान से जिसकी कोई सीमा नहीं है। अरे बाप रे बाप, क्या डर है भगवान का। लेकिन वैसे करते वही है वासना। मैंने क्या कहा, वासना, इसे यहां पे वासना जीतती है, यहां पे कोई भगवान नहीं जीतता। ना डर जीतता है, ना भगवान जीतता है। वो कसाब आया, अपनी जान देने को रेडी था कि हिंदुस्तान को वापस ये टुकड़ा चाहिए हमें, क्यों नहीं दे रहे हो? तो वासना के लिए आदमी जान भी दे। वासना जीतती है इस संसार में, वासना जीतेगी। कोई डर नहीं जीतेगा, कोई भगवान नहीं जीतेगा, कुछ नहीं जीतेगा, सिर्फ वासना जीतती है। और वासना ही आपको नियंत्रित करती है। जिस दिन वासना से तुम बाहर आ गए, उस दिन तुमने इस संसार को जीत लिया। उसको बोलते हैं वास्तविक मोक्ष। यानी डिजायर का कोई कंट्रोल ही नहीं है। भगवान, आपके पेरेंट्स कॉल करते रहेंगे, बेटा ये नहीं कर पाए, हमारा ये जिम्मेदारियां नहीं पूरी करी। भगवान आ जाएंगे नीचे, कहेंगे भाई तुम्हारा जीवन ले लेंगे। कुछ नहीं। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो किसी को क्या कंट्रोल करोगे? और कुछ ना चाहने के लिए, ये काबिलियत पाने के लिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये काबिलियत पाने के लिए बेटा बहुत रोटी बेलनी पड़ती है। और जब ये काबिलियत मिल जाती है तो आपको ताकत मिल जाती है। और जब ये काबिलियत मिलती है, सारे डिजायर छूट जाते हैं। तो अब आपके अंदर आता है, करे क्या? अब वापस ऊर्जा एक्टिवेट हो जाएगी। अब आपको वापस तमस की तरफ लेके जाएगी। और इनके केस में क्या हुआ? उससे लड़े, प्रखर से, श्वेताब से लड़े, फिर वहां लड़े, विवेक से लड़े, फिर इनसे लड़े, उनसे लड़े, सबसे लड़ लड़के उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा माइंड क्यों मेरे को ऐसा करवा रहा है मेरे साथ। उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा माइंड जो है वो इतना एक्टिवेट क्यों है, क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूं चीजों को। क्योंकि देखो, संदीप जी एक बहुत अच्छे इंसान है ना, वो सिगरेट पीते ना दारू पीते, जितना हमें पता है, और मेरे हिसाब से नहीं करते। तो आदमी कहां, वो ऊर्जा कहां निकालेगा? ना ही वो बाहुसंभोगी, बाहुसंभोगी समझ रहे ना, जो बहुत लोग ऐसा संभोग करना चाहता है ना, वो है। उनकी एक वाइफ है, वो उनसे प्यार कर, डेडिकेटेड। अब वो आदमी सोचो कहां निकालेगा वो आदमी उस ऊर्जा को। चलो इससे लड़ लेता हूं, उसने क्या बोल दिया ऐसा, दुनिया को सही करना है। अरे क्या करोगे दुनिया को सही करके? आप कुछ पकड़
के क्यों बैठे हुए हो? तो इसका जो जड़ है वो यही है कि ग्रोथ आगे हो ही नहीं पा रही स्पिरिचुअलिटी में। सिर्फ उन्होंने आत्मज्ञान समझा, उसके बाद माइंड के जो नए नए चीजें उनको शायद थोड़ा वो समझ नहीं पा रहे, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और ये पूरा मेरा जो इंटेंशन है ना, उनको डिमीन करने का नहीं है या डिग्रेड करने का नहीं है, उनको सिर्फ एक सही ट्रैक पे ले जाना है। कभी कभी ना शिष्य को आना पड़ता है, शिष्य को आना पड़ता है शिक्षक को गाइड करने के लिए। एक बार क्या हुआ, मेरे कंट्रोवर्सी हो रही थी बहुत गंदी नेहा कक्कर को लेके, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था यार, ये क्या मतलब ऐसे हो रहा है, ये बहुत गंदी कंट्रोवर्सी थी। तो उसमें कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं, मैंने नेहा कक्कर को कुछ बोल दिया, फिर नेहा मतलब ऐसे कुछ, एनीवे वो नहीं बताऊंगा। मेरे लिटरली फैंस ने आके मेरे को गाइड किया, जो मेरे म्यूजिक के फैंस हैं। उसमें से एक फैन मेरे को लक्ष्मी नगर में मैं उनके यहाँ मैगी खाने चला गया गलती से, तो कहते अरे पार सिंह। मैंने कहा आप जानते हैं? कहते अरे आपका चैनल फॉलो कर रखा है मैंने, ये देखिए आपका इंस्टाग्राम पे भी आपको फॉलो करता हूँ, और वहीं पे लगाता है जहाँ पे मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे। तो मैं लक्ष्मी नगर में था, मैं मैगी खाया, मैंने कहा कि हाँ बताइए क्या? तो कह रहे सर देखिए आपकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, टेंशन मत लीजिए, अरे इनको जाने बोलते रहते हैं, इनको जाने दीजिए, ये बोलते रहते हैं। तो कभी कभी ना शिष्य आता है शिक्षक को गाइड करने के लिए, हर समय शिक्षक अपने आप को गाइड नहीं कर सकता। वी ऑल कैन गेट लॉस्ट इन द वर्ल्ड, सो बट यू हैव टू लिसन ओपनली। अब आपके अंदर गुरूर आ जाएगा कि भाई हम तो अपनी जिंदगी को, तुम क्या बता रहे हो, तुम तो शिक्षक हो, तुम तो छोटे हो, शिष्य हो, तुम तो छोटे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बट हो सकता है कि अब धीरे धीरे संदीप मैचरी कुछ नई चीजें लाए स्पिरिचुअलिटी में, तो मजा आया सुनने में, है ना। और बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं सिर्फ वेलफेयर के लिए बोलता हूँ, और जिससे वो सही ट्रैक पे आ सके मैं इसके लिए बोलता हूँ। अगर उनको लगता है वो सही ट्रैक पे है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं, सुने ना सुने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्योंकि उन्हें मुझे इनकी चिंता है। अब क्यों चिंता है? क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली इंट्रोड्यूस मी टू स्पिरिचुअलिटी, और मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है उनसे, अटैचमेंट है। सोचो आप कोई अंधेरे में बैठे हो, आपको कोई प्रकाश दिखा दे, तो इस वजह से उनके पीछे पड़ा रहता हूं मैं, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस इस आदमी से अटैचमेंट है, पैसिव अटैचमेंट है इस आदमी से, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अटैचमेंट है। इस आदमी को मैं ना अंधकार में जाते हुए देख नहीं पाता हूँ, और हो सकता है मैं कभी कभी गुस्सा भी करूँ तो वो इसीलिए करता हूँ बिकॉज वो सुनते ही नहीं किसी की। एनीवे, टेक केयर, बाय।